आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एचएपी यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जो कि हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर एचएपी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एचएपी आखिर है क्या और इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो यार इंटर में आप लोगों ने बायोलॉजी तो पढ़ी है। अब यहाँ पे कुछ जो हमारे मैथ साइड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे साइड कर दे तो उनको भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिन लोगों ने बायोलॉजी यहाँ पे पढ़ी है तो बस उसी का यहाँ पे बेसिक और थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप लोग को एचएपी में देखने को मिलेगा। यानी सिंपली बात करें तो एचएपी हमारा बायोलॉजी ही है, ठीक है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का मेन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें यहाँ पे अगर हम लोग डेफिनेशन ऑफ एचएपी की, तो यार हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होता है और जो भी फंक्शन होता है, ठीक है, लाइक उनका यहाँ पे क्या शेप है, क्या साइज है और यहाँ पे वो कौन सा काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग यहाँ पे एचएपी के अंदर देखते हैं। अब यार जैसा कि आप लोग जानते हो कि एचएपी का यहाँ पे फुल फॉर्म ही होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे जो हमारा एनाटॉमी होता है इसका सिंपली मतलब होता है स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमारी एचएपी है उसकी स्टडी हम लोग यहाँ पे दो पार्ट्स में करते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा एनाटॉमिकल पार्ट, दूसरा होता है हमारा फिजियोलॉजिकल पार्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों को एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी की, तो ये हमारे बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग हमारे जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। यानी उनका शेप, साइज, कलर, लोकेशन, वो सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप लोग किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ठीक है। तो ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर हमारे जो भी पार्ट्स हैं, लाइक हमारा रीनल कॉलम, मेडुलरी पिरामिड, कार्लेक्स, रीनल वेन, यूरेटर, रीनल कैप्सूल, तो यार इन सबका यहाँ पे क्या शेप है, क्या साइज है, कहाँ लोकेशन है, ठीक है, और क्या इनका कलर है, तो उन सारी चीज़ों की जो स्टडी होती है वो हम लोग यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर करते हैं। तो यार आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ खास है तो है नहीं। अब यहाँ पे हमारी जो एनाटॉमी होती है ये भी हमारी फर्दर कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, यानी इसके अंदर भी हमारी कुछ ब्रांचेस होती है। तो इन सबको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बात करें यहाँ पे सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी की, तो इसके अंदर हमारा जो भी सेल होता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्टडी करते हैं। वही बात करें हम लोग यहाँ पे हिस्टोलॉजी की, तो इसके अंदर हमारा जो टिश्यू स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो सेल, टिश्यू, ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोग आगे एक एक करके डिटेल में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो जिनको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है बहुत अच्छी बात है, और जिनको कुछ भी नहीं पता उनको भी यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और बात करें हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट की, जो कि हमारा ग्रॉस एनाटॉमी है, तो इसके अंदर हम लोग अपने ऐसे बॉडी पार्ट का स्ट्रक्चर करते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे नेकेड आइज से देख सकते हैं। यानी जिसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप की हेल्प नहीं लेते हैं, जो हमारे सिंपल आंखों से दिख सकते हैं। और उसी तरीके से जो हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होती है, तो इसके अंदर जैसा आप लोग वर्ड से ही समझ रहे हो, तो इसके अंदर हम लोग उन बॉडी पार्ट्स की स्टडी करते हैं जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। और उसी तरीके से जो हमारी सिस्टमिक एनाटॉमी होती है, तो इसके अंदर हमारे जो भी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं उनकी अलग अलग जब हम लोग स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं तो वो हमारी यहाँ पे सिस्टमिक एनाटॉमी के अंदर आती है। और जो हमारी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी होती है, इसके अंदर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं जिनको हम लोग यहाँ पे एक्सरे की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जिसको देखने के लिए हमें यहाँ पे एक्सरे की जरूरत पड़ती है, तो जो ऐसे स्ट्रक्चर की स्टडी होती है वो हमारी रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के अंदर आती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी की, तो जो भी हमारी बॉडी के अंदर हमें बीमारियां हो जाती हैं, यानी डिजीज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एनाटॉमी को तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं अपनी फिजियोलॉजी के बारे में। तो यार यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर क्या होता था कि जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं उनका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है उसकी स्टडी करते थे। और फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा बॉडी पार्ट्स है उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब देखो आप लोग इसको बहुत ही सिंपल अगर तरीके से समझो, तो आप लोग जिस मोबाइल में मेरा वीडियो देख रहे हो तो उस मोबाइल का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि आप लोग जानते हो कि मोबाइल हमारी रेक्टेंगुलर होती है, तो यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर है वो उसकी यहाँ पे एनाटॉमिकल प्रॉपर्टी है। यानी कि मोबाइल की एनाटॉमी हमारी क्या है कि वो रेक्टेंगुलर है। और यहाँ पे मोबाइल में आप लोग जो हमारी वीडियो देखने का काम कर रहे हो वो क्या है, मोबाइल का फंक्शन है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, फिजियोलॉजी ऑफ मोबाइल। तो उसी तरीके से जब हम लोग बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो हमारी एनाटॉमी, और जो उनके फंक्शन की स्टडी है वो हमारी फिजियोलॉजी।
तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ किडनी का स्ट्रक्चर देखा था, तो उसी तरीके से अब हमारी किडनी जो है वो काम क्या करती है, ठीक है। यानी कि आप लोग को पता है कि एसिड बेस के बैलेंस को रेगुलेट करना, ब्लड को प्योरीफाई करना, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, तो ये हमारी जो किडनी का फंक्शन है, वर्क है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। तो यार जैसे यहाँ पे एनाटॉमी कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड थी, उसी तरीके से हमारी फिजियोलॉजी भी कुछ सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी की, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इसके अंदर हम लोग जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके अंदर हमारा जैसा लंग्स होता है ना, तो उनका यहाँ पे क्या फंक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे रीनल फिजियोलॉजी की, तो इसके अंदर जो हमारे किडनी होती है उनका यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी इम्यूनोलॉजी होती है, तो इसके अंदर जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, यानी कि आप लोग को पता है जब आप लोग बीमार हो जाते हो तो बॉडी जब उसको अपने आप से ठीक करती है, ठीक है, या फिर फॉरेन पार्टिकल से हमें कैसे प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बाहरी बीमारियों से कैसे हमारी जो है सुरक्षा करती है, कैसे हमें बचाती है, तो उन सारी चीज़ों का जो फंक्शन होता है, यानी कैसे वो काम करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और बात करें न्यूरोफिजियोलॉजी की, तो इसके अंदर जो हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है वो यहाँ पे कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर जो हमारी डिजीज की वजह से फंक्शनल चेंजेस आते हैं। देखो एनाटॉमी में क्या था, स्ट्रक्चरल चेंजेस, यहाँ पे क्या है, फंक्शनल चेंजेस। तो आप लोग एक चीज बस अपने दिमाग में क्लियर रखो, एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन। और इसी तरीके से जो हमारे कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी होती है, इसके अंदर जो हमारी हार्ट और ब्लड वेसल होते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और फिर हमारा लास्ट में आता है एंडोक्राइनोलॉजी, तो इसके अंदर जो हमारी बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, लाइक आप लोगों ने टेस्टोस्टेरोन का नाम तो जरूर सुन रखा होगा, तो यहाँ पे जो हार्मोन्स होते हैं उनका यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है, उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को तो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप ऑफ एचईपी के बारे में देख लेते हैं, यानी कि हमारी एचईपी का यहाँ पे क्या रोल है हमारी फार्मेसी में, ठीक है। तो यार जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जो उनकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टडी करनी होती है, तो उसका जो बेस होता है वो हमारा एचएपी होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट है, यानी कि कैसे आप लोग को पता है कि पहले के ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे वो हमारे आदिमानव थे, तो ये आदिमानव का आज के ह्यूमन में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग एचईपी के अंदर स्टडी करते हैं। और उसके बाद बात करें तो जो हमारी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो उसकी पैथोलॉजी और जो उसके चेंजेस होते हैं, ठीक है, बॉडी में कैसे मतलब बीमारियां आती हैं, कैसे उससे हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं, हम लोग बीमार पड़ते हैं और कैसे सही होते हैं, उन सारी चीज़ों की स्टडी भी हम लोग यहाँ पे एचईपी की मदद से करते हैं। यार देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा जब कोई छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके हमारी कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो अब हम लोग चूंकि यहाँ पे एचएपी के अंदर इसको देख रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे होंगे अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वो कैसे यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलके हमारी बड़ी सी बॉडी बनी होती है, उसी को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। यानी और सिंपली बात करें तो जो आप लोग ह्यूमन बॉडी देख रहे हो, ठीक है, ये हमारी जो ऊपर से दिखती है, तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, या फिर बहुत सारे लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो यहाँ पे लेवल वर्ड क्यों जोड़ा गया है, लेवल इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये हमारी छोटे से बड़े लेवल पे बनते बनते हमारी बॉडी तैयार हो जाती है। तो इसको अगर आप लोग थोड़ा समझना चाहो, तो हम लोग अगर एग्जाम्पल समझें, तो आप लोग को पता है कि हमारा कोई भी जो सेंटेंस होता है या फिर पैराग्राफ होता है, तो उसकी सबसे छोटी यूनिट हमारी क्या होती है, हमारा लेटर होता है। यानी बात करें तो आप लोग को पता है कि लेटर्स हमारे मिलके वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और कई सारे वर्ड्स मिलके हमारे एक सेंटेंस को बनाते हैं, और जब कई सारे सेंटेंस यहाँ पे मिल जाते हैं तो हमारा एक पैराग्राफ का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर भी हमारे कई सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं। और इसको हम लोग एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करें, तो आप लोग को पता है हमारा कोई भी जो घर होता है, ठीक है, जो आप हमारा घर देख रहे हो, तो यार ये घर आप लोग को पता है कि ये हमारा सबसे पहले जो इसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी ये ईंटों से ही तो मिलके बना होता है। यानी आप लोग को पता है कि कई सारे ईंटें मिलके एक दीवार का फॉर्मेशन करते हैं, और जब हमारी यहाँ पे 3-4 दीवारें मिलती हैं तो हमारी छत का फॉर्मेशन होता है, और जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब जाके हमारा यहाँ पे एक घर का फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरीके से हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, तो उसके अंदर भी हमारे कई सारे बेसिक यूनिट्स होते हैं, तो उसी को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बॉडी की, तो इसके अंदर हमारे बेसिकली 6 लेवल्स होते हैं, ठीक है, जिनसे मिलके हमारी एक बॉडी बनी होती है। अच्छा यहाँ पे एक बात और होती है कि जो हमारे लेवल्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग यहाँ पे आगे वीडियो में देखेंगे तो आप लोग को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यार देखो, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने से पहले हम लोग इसको यहाँ पे एक फिगर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आप लोग के लिए ड्रॉ कर दिया था ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इनको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखने वाले हैं। यहाँ पे बस हम लोग इसका एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं।
तो जो हमारा सबसे स्मॉल लेवल होता है वो होता है हमारा केमिकल लेवल। फिर हमारे कई सारे केमिकल मिलके हमारे सेल्यूलर लेवल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हमारे कई सारी सेल मिलके हमारे टिश्यू लेवल का फॉर्मेशन करती हैं। फिर हमारे कई सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन लेवल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और कई सारे ऑर्गन मिलके हमारे सिस्टम्स बनाते हैं, और कई सारे सिस्टम्स कंबाइन होकर हमारी एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल में देखते हैं। तो अब हम लोग इनको एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल लेवल की, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे जो है छोटा या फिर लोवेस्ट लेवल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमारे एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। तो यार आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, हमारे कुछ सारे एटम्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, यानी सारे नहीं लेकिन हमारे कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और वही बात करें हम लोग यहाँ पे सेल्यूलर लेवल की, तो इसके अंदर जो हमारी सेल्स होती हैं, तो यार सेल का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। तो ये जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो देखो सेल के ऊपर ही हमारा पूरा सेकंड चैप्टर बेस है, तो उस वहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे आप लोग बस शॉर्ट में समझ लो कि जो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कंबाइन करके सेल का फॉर्मेशन करते हैं। और वहीं बात करें टिश्यू की, तो जब हमारे कई सारी सेल्स यहाँ पे कंबाइन हो जाती हैं तो वो हमारे यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। लाइक आप लोग को पता है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना कि जो हमारी स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर सेल्स होती हैं, ठीक है, वही यहाँ पे टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी 2-3 अलग अलग टाइप की सेल है वो मिलके हमारी टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। जब हमारी सिमिलर का मतलब क्या होता है कि जो हमारे सेम काम करती हैं, यानी कि जब यहाँ पे कई सारी सेम वर्क करने वाली जो सेल्स होती हैं जब वो कंबाइन करती हैं तो हमारे एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। अब जैसा टिश्यू होगा उसी के हिसाब से सेल होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे टिश्यू के ऊपर भी हमारा तीसरा चैप्टर है तो वहाँ पे देख लेंगे। और यहाँ पे बात करें तो टिश्यू हमारे यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा एपिथेलियल, दूसरा हमारा मस्कुलर, तीसरा है हमारा कनेक्टिव और चौथा है हमारा नर्वस। और यहीं पे बात करें तो जो हमारे कई सारे टिश्यू होते हैं जब वो यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऑर्गन्स के अंदर जो भी हमारा हार्ट हो गया, लिवर हो गया, लंग्स, ब्रेन, ब्लैडर और जो भी ऑर्गन्स होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा यार, नाम तो सुन ही रखा होगा। तो यही सारी चीज़ें हमारी ऑर्गन लेवल के अंदर आ जाती हैं। तो देखो यार एचएपी को ना आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली अपनी बॉडी से रिलेट किया करो, ठीक है। बिल्कुल भी इसमें यहाँ पे कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसको समझो ना बिल्कुल हमारी बॉडी ही तो है। देखो यहाँ पे जो मैथ साइड वाले स्टूडेंट हैं, तो आप लोग को बता दूं कि मैं भी यहाँ पे मैथ साइड से ही था, ठीक है, लेकिन मुझे भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी समझा सकूँ। तो बस कुछ है नहीं यार, देखो बहुत ही सिंपल है। बाकी बायो वालों को तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा, आई होप सो। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सिस्टमिक लेवल की, तो जो भी हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। लाइक हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो देखो यहाँ पे इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में इसलिए नहीं दिखा हुआ है क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों को एचईपी के अंदर हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देख लेंगे। बाकी यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हमारी जो स्किन्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी के जो ऊपरी लेयर्स होती हैं वो आ जाती हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम के अंदर हमारी जो भी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, वो आ जाती हैं। और मस्कुलर सिस्टम के अंदर आप लोग को पता है हमारी जो मसल्स होती हैं वो आ जाती हैं। और नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जो भी सोचने समझने की क्षमता है, ठीक है, लाइक हमारा ब्रेन हो गया, वो हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर आ जाता है। और उसी तरीके से जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर हमारा जो बॉडी के डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं वो आ जाते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमारा जो ब्लड होता है, हार्ट होता है, यानी जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में, जो हमारा ब्लड दौड़ रहा होता है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यार जो भी हम सांस लेने का काम करते हैं, यानी जो हमारी लंग्स होती है और जो भी हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है वो हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो यार इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन का, उसके एब्जॉर्प्शन का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो जो भी हमारे न्यू ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है वो इसके अंदर होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो जो हमारे बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, उनको रेगुलेट और मैनेज करने का काम हमारा यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम करता है। और यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, और यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारे ये सारे सिस्टम्स कंबाइन कर जाते हैं तो हमारी क्या होता है, एक बॉडी का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लेवल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का हाईएस्ट लेवल होता है जहाँ पे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स एक दूसरे के साथ जहाँ पे फंक्शन करके हमारे जो है टोटल ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट करते हैं, यानी उसका फॉर्मेशन करते हैं, यानी जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका फॉर्मेशन करते हैं।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो ये हमारी ऐसी प्रोसेस होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हम एक लिविंग बीइंग्स हैं। यानी सिंपली बात करें तो जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं जिनको यहाँ पे लाइफ मिली हुई है, तो उनके अंदर ये सारी जो प्रोसेस होती हैं जिनको हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं, ये ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलती हैं। और ये हमें जो नॉन लिविंग बीइंग्स होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करती हैं, क्योंकि जो हमारे नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर ये सारी जो प्रोसेस हैं ये हमें नहीं देखने को मिलेंगी। यानी कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ही हमें ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो वही चीज़ हमारे यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, तो आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। तो बात करें बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो उसके अंदर हमें कुछ ये सारी प्रोसेस देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा मेटाबॉलिज्म, दूसरा होता है हमारा रेस्पिरेशन, तीसरा होता है हमारा रिप्रोडक्शन, फोर्थ होता है हमारा रिस्पॉन्सिवनेस, फिफ्थ होता है हमारा मूवमेंट और सिक्स होता है हमारा ग्रोथ, ठीक है। तो अब हम लोग इनको यहाँ पे एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सो बात करें हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की, तो जो भी हमारी बॉडी होती है उसके अंदर यहाँ पे जितनी भी केमिकल प्रोसेस चल रही होती हैं, यानी कि जो हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, और भी जो भी सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं वो हमारी यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती हैं। अब देखो, अगर इसको बेसिकली हम लोग समझें तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं, लाइक हमारा फूड हो गया, ठीक है, या फिर कुछ पीने वाला ड्रिंक्स हो गया, तो वो जब हमारा बॉडी के अंदर जाके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब देखो, इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो कि यार जब भी आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो आप लोग को तुरंत जो है थोड़ी एनर्जी फील होने लगती है, और अगर आप लोगों ने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया हो तो काफ़ी लो लो सा फील होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो आप लोग खाना खाते हो, ठीक है, तो उससे हमें एनर्जी मिल रही है? देखो, उससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, वो जब हमारा यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज हो रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर जाके, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो वो सारी जो प्रोसेस होती है वो हमारे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती हैं। अब देखो, मेटाबॉलिज्म हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है हमारा एनाबॉलिज्म। अब देखो, ये दोनों बहुत ही सिंपल है, इनको हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। बात करें हम लोग यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की, तो इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो हमारे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे छोटे छोटे सिंपलर और स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं, और उसी का उल्टा हमें यहाँ पे एनाबॉलिज्म में देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी चीजें मिलकर यहाँ पे बड़े से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। लाइक इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि मान लो हमारा यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर है, ठीक है, और वो हमारा जब यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो इसको आप लोग कह सकते हो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, लाइक हमारा कोई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और ये सारी चीजें आपस में जुड़ के एक बड़े से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे एनाबॉलिज्म समझ सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन के बारे में। तो यार देखो, रेस्पिरेशन को तो आप लोग बहुत ही सिंपली समझ रहे हो, जो हम लोग यहाँ पे सांस लेने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सांस कैसे ली जाती है? हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो है अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो वही यार जो हमारी सांस लेने वाली प्रोसेस है, उसी को हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेशन से डिफाइन करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन की, तो इसके अंदर जब दो लिविंग बीइंग्स मिलके किसी नए लिविंग बीइंग्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन के अंदर देखते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन का सिंपली मतलब होता है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि अपने जैसे ही दूसरे को रिप्रोड्यूस करना, यानी दोबारा से प्रोड्यूस करना। अब देखो, आप लोग को पता है यार कि ये सारी जो भी प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ये हमें किसी नॉन लिविंग बीइंग के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। यानी ये सारी जो प्रोसेस होती हैं, ये हमारी जो है एक लिविंग बीइंग्स की पहचान होती हैं। यानी अगर कोई लिविंग बीइंग्स है तो उसके अंदर हमें ये सारी जो भी प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं और देखने वाले हैं, वो हमें देखने को मिलती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस की, तो यार जो भी हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर होता है, तो जब उसके अंदर हमारा कोई चेंजेस होते हैं, लाइक इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि मान लो जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जब हमारा यहाँ पे वेदर चेंज होता है, ठीक है, या फिर हमारा डे से नाइट होता है, या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसके अंदर मान लो अगर हमें कोई बीमारी हो रही हो, ठीक है, या फिर हमारी तबीयत बिगड़ रही हो, तो उन सारी चीज़ों के प्रति जब हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं तो वही हमारा रिस्पॉन्सिवनेस कहलाता है, ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे मूवमेंट की, तो यार जो भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हमारा हार्ट हो गया तो वो धड़क रहा है, ठीक है, या फिर हमारी जो जुबान है, अभी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमारी जो जुबान चल रही है, तो ये सारी चीज़ों का जो भी मूवमेंट होता है, यानी जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी है उसका मूवमेंट, और हमारे बॉडी के अंदर भी जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनका भी यहाँ पे जो भी मूवमेंट होता है वो हमारा यहाँ पे मूवमेंट के अंदर आ जाता है। और एट लास्ट में हम लोग बात करें यहाँ पे ग्रोथ की, तो आप लोग को पता है यार कि पहले हम लोग कितने छोटे से बच्चे थे, ठीक है, फिर हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, फिर और बड़े हो जाएंगे, तो यही सारी हमारे यहाँ पे ग्रोथ के अंदर आ जाता है। अब देखो, ग्रोथ हमारी बॉडी में कैसे देखने को मिलती है,
ये होती है हमारी जो भी हमारी सेल होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर जब हमारा सेल का साइज यहाँ पे बढ़ जाता है या फिर सेल के नंबर ही बढ़ जाते हैं, यानी मान लो हमारा कोई एक सेल है, ठीक है, उसका साइज यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है या फिर मान लो एक सेल यहाँ पे 2-3 नंबर्स में बढ़ गई है, तो इसी की वजह से हमारी बॉडी में हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। तो बात करें अगर हम लोग होम्योस्टेसिस की, तो अगर इसको हम लोग समझना चाहें तो देखो ये यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा होम्यो और दूसरा है हमारा स्टेसिस। तो देखो यहाँ पे जो होम्यो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेट। तो अगर होम्योस्टेसिस को हम लोग सिंपली समझना चाहें तो ये हमारी बॉडी की एक एबिलिटी होती है जिससे हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो यहाँ पे कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे सेम स्टेट में बरकरार रहता है। अब देखो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो एक होता है हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है हमारा यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट। तो अगर इसको नाम से ही हम लोग समझना चाहें तो इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर का, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर का। तो यार देखो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं, लाइक हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ठीक है, एसिड बेस लेवल हो गया। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है कि हमारी जो मतलब हमारे आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, यानी कि हमारा वेदर हो गया, ठीक है, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया। तो देखो क्या होता है कि अगर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चीज़ें होती हैं, ठीक है, चेंज होती हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में भी पड़ता है। अब इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि देखो जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर लोगों को यहाँ पे बुखार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसकी वजह से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट यानी हमारे बॉडी की जो अंदर की कंडीशंस हैं वो यहाँ पे इफेक्ट होती हैं, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है, सिंपली ये एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी की अंदर की जो कंडीशंस होती है वो यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन रहती हैं। यानी बाहर अगर कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो इसको अगर आप लोग समझना चाहो तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि गर्मी के मौसम में हमें इतना ज्यादा पसीना क्यों आता है, वहीं हम लोग बात करें ठंडी की तो ठंडी में तो यार हमें कभी कोई पसीना नहीं आता है। तो देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो हमारा बाहर का इन्वायरमेंट होता है, यानी बाहर का जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, तो आप लोग को पता है कि यार गर्मी में कभी कभी टेम्परेचर यहाँ पे 40 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री तक चला जाता है। लेकिन हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं। अगर आप लोग को नहीं पता है तो जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो अगर बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे 40-45 है और अंदर का यहाँ पे 37 है, तो यार इसकी वजह से हमारे अंदर का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा। अब ये क्या होगा कि ये हमारा 37 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 40-45 तक पहुँच जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि यार हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि बॉडी यहाँ पे अपने टेम्परेचर को 37 डिग्री मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, यहाँ पे स्वेट रिलीज करेगी, ठीक है। और उसी की वजह से यहाँ पे गर्मियों के मौसम में हमें पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो यहाँ पे 37 डिग्री पे मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये हमारे होम्योस्टेसिस का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ रहे होगे। अब देखो यहाँ पे जो होम्योस्टेसिस का जो मेंटेनेंस होता है, यानी कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे सेम बनाए रखने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पे बॉडी के फीडबैक सिस्टम्स के द्वारा गवर्न होती है। यानी सिंपली बात करें तो बॉडी के अंदर हमारे कुछ फीडबैक सिस्टम्स होते हैं जो यहाँ पे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को बनाए रखते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बॉडी के फीडबैक सिस्टम्स के बारे में। यानी कि देखो फीडबैक सिस्टम का यहाँ पे क्या काम होता है कि जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, तो जब भी उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो ये यहाँ पे काम करता है, ठीक है, ताकि जो हमारा बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो उसमें जो भी चेंजेस हुए हैं उनको वो दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में ला सके। यानी कि मान लो अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, या फिर हमारा पीएच लेवल बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसको दोबारा से मेंटेन करने का काम यहाँ पे फीडबैक सिस्टम्स हमारे करते हैं। अब देखो जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रिसेप्टर, दूसरा होता है हमारा कंट्रोल सेंटर और तीसरा होता है हमारा इफेक्टर। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपली अगर समझें तो रिसेप्टर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे रिसेप्टर क्या करता है, रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी अगर चेंजेस हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले उसको पता करने का काम कौन करता है, रिसेप्टर, ठीक है। फिर रिसेप्टर यहाँ पे क्या करता है, पहले जो है हमारी प्रॉब्लम को पता करता है, फिर यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के पास जो है इनपुट भेज देता है। यानी कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे जाके बताता है कि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आई है। अब कंट्रोल सेंटर क्या करता है कि कंट्रोल सेंटर यहाँ पे अपना जो है कमांड जनरेट करता है, किसको, इफेक्टर को। यानी कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम
हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको जो है पता करने का काम करेगा रिसेप्टर, फिर रिसेप्टर यहाँ पे भेजेगा कंट्रोल सेंटर, फिर उसको ठीक करने का काम यहाँ पे करेगा इफेक्टर, और इफेक्टर को कमांड कौन देगा ठीक करने के लिए? कंट्रोल सेंटर। और इफेक्टर यहाँ पे क्या करेगा? जो हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो जिस भी वजह से हमारी प्रॉब्लम हुई है उसको यहाँ पे ठीक करने का काम करेगा। तो इसी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा रिसेप्टर क्या होता है, ये हमारी बॉडी का कोई स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उनको यहाँ पे डिटेक्ट करने का काम करता है। और कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं तो उसमें यहाँ पे पहले रिसेप्टर से इनपुट को रिसीव करता है, फिर यहाँ पे आउटपुट जनरेट करता है, किसको? इफेक्टर को, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, हार्मोन्स एंड अदर केमिकल सिग्नल्स। यानी कि जो आउटपुट होता है, ठीक है, कंट्रोल सेंटर जो इफेक्टर को देता है वो यहाँ पे नर्व इम्पल्स के फॉर्म में हो सकते हैं, हार्मोन्स के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर केमिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हो सकते हैं। अब देखो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, हम लोग इसको यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या है कि मान लो अगर बॉडी में हमारी कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, तो उसको पता करने का काम यहाँ पे किसने किया? रिसेप्टर ने, ठीक है। फिर रिसेप्टर ने क्या किया? यहाँ पे बताया किसको? जाके यहाँ पे कंट्रोल सेंटर को, ठीक है, कंट्रोल सेंटर को इसने जो है जाके प्रॉब्लम को बताया, और प्रॉब्लम को बताने को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट, ठीक है, तो इनपुट भेजा किसको? कंट्रोल सेंटर को। फिर कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे आउटपुट जनरेट किया, और आउटपुट किसको भेजा? इफेक्टर को। अब इफेक्टर यहाँ पे क्या करेगा? जो भी हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हुए हैं उसको यहाँ पे ठीक करने का काम करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करें तो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर बेसिकली दो टाइप के फीडबैक सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा होता है हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम। देखो इन दोनों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हीं दोनों पे लगभग हर बार एग्जाम में जो है 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा होम्योस्टेसिस आपसे 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। मतलब इतना जानो कि यहाँ से आपको क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 नंबर में हो, चाहे 7 नंबर में हो, चाहे 10 नंबर में हो। तो थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे निगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो जैसा यहाँ पे इसका नाम ही है निगेटिव, तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि मान लो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो ये उसको जो है रिवर्स या फिर कम करने का काम करता है। देखो अब इसको आप लोग इस तरह समझो कि जैसे ये यहाँ पे क्या करता है, रिवर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स का मतलब होता है उल्टा करना, यानी, और डिक्रीज मतलब कम, यानी कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसको यहाँ पे कम करने का काम करता है, या फिर उसको जो है उल्टा करके सही करने का काम करता है। अब इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि अगर मान लो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, 37 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा? उसको कम करेगा। और अगर टेम्परेचर घट रहा है 37 डिग्री से, तो ये क्या करेगा? उसको बढ़ाएगा, ठीक है। तो मतलब आप लोग समझ रहे हो ना कि बिल्कुल उल्टा काम करेगा। तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। अब देखो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ऐसे पूछा गया है। तो देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर मान लो अगर कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रेगुलेट करना है, यानी कि उसको दोबारा से सही करना, मेंटेन करना। तो देखो हम लोग यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलते हैं कि कैसे यहाँ पे अपना निगेटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है, कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है तो कैसे उसको यहाँ पे जो है दोबारा से कम करके सही करने का काम करता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्टेप में होता है हमारा स्टिमुलस। अब देखो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस हमारी वो चीज़ होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें जो भी चेंजेस आते हैं तो वो किस वजह से आ रहे हैं, तो वो होता है हमारा स्टिमुलस। अब देखो यहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका स्टिमुलस क्या है? इंक्रीज इन हार्ट रेट। यानी कि मान लो आप लोग ऐसे समझो कि आप लोग बहुत ज़्यादा दौड़ के आए हो, ठीक है, और आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी वजह से क्या हुआ? हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगा। तो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी क्या है कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और हो किस वजह से रहा है? क्योंकि हमारा हार्ट रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो स्टिमुलस क्या होता है? जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा? रिसेप्टर यहाँ पे जो है प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेगा, यानी प्रॉब्लम को पहचानेगा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसके केस में हमारा बैरो रिसेप्टर होता है, ठीक है। तो बैरो रिसेप्टर क्या होता है? वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे जो है कंट्रोल सेंटर को इनपुट भेजता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। तो देखो नर्व इम्पल्स हमारे एक फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बोल के बातें करते हैं, उसी तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर अगर कुछ भी सिग्नल भेजना होता है तो वो हमारा नर्व इम्पल्स के फॉर्म में भेजा जाता है, ठीक है। ऑर्गन्स यहाँ पे जो ब्रेन होता है उसको नर्व इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नल भेजते हैं। तो देखो जो हमारा रिसेप्टर है वो उसने यहाँ पे क्या किया? सिग्नल भेजा किसको? कंट्रोल सेंटर को। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या होता है? कंट्रोल सेंटर हमारा ब्रेन होता है। देखो हमारी बॉडी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनको कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन ही तो करता है, यानी ब्रेन ही हमारे सारी चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल करता है।
तो देखो ब्रेन यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट को जो है रिसेप्टर से कलेक्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद आउटपुट भेजेगा। आउटपुट किसको भेजेगा, यहाँ पे इफेक्टर को। और इफेक्टर यहाँ पे क्या है, इफेक्टर है यहाँ पे ब्लड वेसल। तो देखो ब्लड वेसल यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट को जो है कंट्रोल सेंटर यानी कि जो हमारा ब्रेन है उससे रिसीव करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको ठीक करने का काम करेंगी, क्योंकि इफेक्टर का काम क्या होता है, ठीक करने का। तो ठीक यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो हमारा प्रॉब्लम क्या था, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो यहाँ पे डायलेटेड हो जाएंगी। तो डायलेटेड का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि जैसे देखो ब्लड वेसल पहले यहाँ पे जो है इतनी बड़ी थी, और हमारी प्रॉब्लम क्या हुई थी, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा था। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ब्लड जहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे जो इसकी वॉल है, ठीक है, हमारी ब्लड वेसल, देखो ब्लड वेसल के अंदर ही तो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ पे जो वॉल है, ठीक है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उस पर यहाँ पे प्रेशर लगा रहा है। तो अगर यहाँ पे ब्लड वेसल्स की वॉल यहाँ पे अपनी साइज में बड़ी हो जाएंगी, तो यहाँ पे जो ब्लड है वो आराम से फ्लो करने लगेगा और प्रेशर हमारा कम हो जाएगा, और हमारा जो ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हुआ था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से कम हो जाएगा, यानी नॉर्मल हो जाएगा। तो डायलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साइज में बढ़ जाना। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे डायलेटेड हो जाएंगी, हमारा ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर हमारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, और बॉडी जो है होम्योस्टेसिस में रिटर्न हो जाएगी, यानी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो फिर से यहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ पे उसमें जो भी चेंज हुए थे वो यहाँ पे सही हो जाएंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, होम्योस्टेसिस क्या होता है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको यहाँ पे कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने की प्रोसेस होती है। और उसको मेंटेन कैसे किया जाता है, फीडबैक सिस्टम के द्वारा। फीडबैक सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है हमारा निगेटिव। तो निगेटिव फीडबैक सिस्टम को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में, तो जैसा निगेटिव में क्या था, निगेटिव जैसा यहाँ पे उल्टा काम कर रहा था, यानी कि जो प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, उसको यहाँ पे डिक्रीज करने का काम कर रहा था। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको यहाँ पे बढ़ाने का काम करेगा। तो देखो यार यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होना, आप लोग ये मत सोचना कि बॉडी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये उसको बढ़ा देगा। देखो यहाँ पे हर बार जो चेंजेस होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो बस आप लोग इतना समझो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे और बढ़ा देता है, ठीक है। तो अभी इसको एग्जाम्पल से देखते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो इसका जो सबसे फेमस एग्जाम्पल बुक में दिया होता है वो होता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ, यानी कि जब यहाँ पे बेबी का बर्थ होने वाला होता है तब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ताकि जो उसका मतलब नॉर्मल मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, यहाँ पे जब ऑपरेशन नहीं, जब नॉर्मल बर्थ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे से हो सके सारी चीज़ें, उसके लिए यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से थोड़ा सा देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो जब यहाँ पे बेबी का बर्थ होने वाला होता है तो सबसे पहले क्या होता है, लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि मदर की जो यूट्रस वॉल होती है, ठीक है, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो बेबी का हेड होता है या फिर जो बॉडी होती है वो यहाँ पे सार्विक्स की तरफ फोर्स होने लगती है, यानी कि वो यहाँ पे सार्विक्स की तरफ मूव होने लगती है। तो उसकी वजह से देखो क्या होता है, स्टिमुलस हमारा, देखो स्टिमुलस यहाँ पे क्या होता था कि जिसकी वजह से यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सार्विक्स है वो यहाँ पे स्ट्रेच होने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का काम क्या है, इसको और स्ट्रेच करना। तो सबसे पहले जो रिसेप्टर है वो यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं वो होते हैं स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स। देखो यहाँ पे जैसे चेंजेस होते हैं वैसा ही यहाँ पे रिसेप्टर होता है। वहाँ पे देखो क्या हो रहा था, ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, तो वहाँ पे रिसेप्टर क्या था, बैरो रिसेप्टर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है, तो यहाँ पे रिसेप्टर कौन है, स्ट्रेच सेंसिटिव नर्व सेल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट को जो है कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स, जैसा कि हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद कंट्रोल सेंटर, यानी कि जैसा कि हम लोग को पता है कंट्रोल सेंटर हमारा क्या होता है, ब्रेन। तो ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे इनपुट को कलेक्ट करेगा और यहाँ पे आउटपुट को जो है जनरेट करेगा, किसको, इफेक्टर को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। अब ऑक्सीटोसिन यहाँ पे एक केमिकल होता है जो कि स्ट्रेचिंग को और ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारी बॉडी में कहीं स्ट्रेचिंग हो रही होती है तो उसको यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है और ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो देखो ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि जो यूट्राइन मसल्स है, ठीक है, वो यहाँ पे और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो बेबी की बॉडी है वो यहाँ पे सार्विक्स को और ज्यादा स्ट्रेच करेगी, जिसकी वजह से बेबी का आसानी से बर्थ हो सकेगा।
तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हुआ कि जितना यहाँ पे सार्विक्स यहाँ पे स्ट्रेच होता है, ठीक है, उतना ही यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से सार्विक्स और स्ट्रेच होने लगता है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी चेंजेस हो रहे होंगे उसको यहाँ पे और बढ़ा रहा होगा। तो चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहे थे, चेंजेस हो रहे थे यहाँ पे स्ट्रेचिंग ऑफ सार्विक्स। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि उसको और बढ़ा दिया। तो आप लोग को पता है यार कि जब बेबी का यहाँ पे नॉर्मल चाइल्ड बर्थ होता है तो जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी उतनी आसानी से बेबी यहाँ पे बाहर आ सकेगा। तो उसी की वजह से हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है और जो भी मतलब चेंजेस हो रहे होते हैं उसको बढ़ा देता है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेल की डेफिनेशन के बारे में, तो यार हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल हमारी बॉडी की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट से मतलब क्या होता है? तो देखो यार हमारी बॉडी के यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर होते हैं, चाहे वो आउटर स्ट्रक्चर हो या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हो। लाइक आउटर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी बॉडी का जैसे यहाँ पे हाथ हो गया, कान हो गया, मुंह हो गया, नाक हो गया, आंख हो गई, ठीक है। या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, लिवर हो गया। तो यहाँ पे इन सब का जो भी स्ट्रक्चर होता है और इनका जो भी फंक्शन होता है, लाइक अगर फंक्शन की भी बात करें तो जो हम लोग यहाँ पे चलने का काम करते हैं, दौड़ने का, बोलने का, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल फंक्शंस की बात करें तो जो हमारा हार्ट यहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, किडनी यहाँ पे फिल्टर कर रही है और लिवर यहाँ पे जो है हमारा रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। तो ये सारी जो भी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप बस इतना समझो कि हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो आउटर हो चाहे इंटरनल हो, और जो भी फंक्शन है, ठीक है, चाहे हम लोग जो है ऊपर से कर रहे हो चाहे हमारी बॉडी के अंदर चल रहे हो, तो उन सबकी जो सबसे बेसिक यूनिट है वो हमारी सेल होती है। यानी सिंपली बात करें तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं वो भी यहाँ पे सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म तो अलग अलग ऑर्गन्स करते हैं, लेकिन उन सबके अंदर होती तो सेल ही है। यानी कि सिंपली बात करें तो हमारी बॉडी का पूरा यहाँ पे बेसिक यूनिट होती है सेल, ठीक है। तो देखो इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि हमारा जो घर होता है, ठीक है, तो उसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? यानी हमारा पूरा घर किससे मिलके बना होता है? ईंटों से मिलके बना होता है। तो उसी तरीके से जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो यहाँ पे सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। यानी सेल ही यहाँ पे जो है पहले टिश्यू में कंबाइन करते हैं, फिर टिश्यू यहाँ पे ऑर्गन कंबाइन करते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलके हमारी बॉडी बनाते हैं। अब देखो इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो घर होता है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है? सबसे पहले उसमें यहाँ पे ईंटें होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कई सारे ईंटें मिलके हमारी क्या करते हैं? एक दीवार का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर कई सारी दीवारें मिलके हमारे यहाँ पे रूम का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे 2-3 कमरे मिलके हमारे पूरे घर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारी सेल होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कंबाइन होके यहाँ पे क्या बनाती है? टिश्यू, ठीक है। और टिश्यू यहाँ पे कंबाइन होके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जो है सेल को समझ सकते हो। तो देखो ये हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या हुआ? वो हमारा सेल हुआ, ठीक है। अब देखो सेल को यहाँ पे सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो यहाँ पे डेड सेल थी। तो जो हमारी फर्स्ट लिविंग सेल है उसको डिस्कवर करने का अवार्ड जाता है एंटोन वॉन लीवेनहुक को, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे पूछे कि सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो डिस्कवर यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने किया था। भले यहाँ पे डेड सेल थी बट सेल को डिस्कवर या फिर नेम, यानी कि सेल को सबसे पहले नाम भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है। अब देखो जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर यहाँ पे 200 से भी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की सेल यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जो हमारी सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी होती है, यानी सेल का यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शंस हैं, उनकी जो स्टडी करते हैं हम लोग, उसको हम लोग जो है सेल बायोलॉजी के अंदर करते हैं, या फिर इसी को हम लोग जो है साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसको साइटोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा सेल है उसका बायोलॉजिकल नेम होता है साइटो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको साइटोलॉजी भी बोला जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो जो हमारी सेल होती है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारी सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी जो सेल होती है उसकी सबसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक कलर की लेयर आपको दिख रही है, यानी जो हमारे सेल को शेप दे रही है, वो क्या होती है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और उसके बाद इसके अंदर हमें जो है कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इन्हीं सबको अभी हम लोग जो है बहुत ही डिटेल में एक एक करके देखेंगे, बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं। लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। तो ये सारे हमारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमें सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। और अब हम लोग इनको यहाँ पे एक एक करके बहुत ही डिटेल में अच्छे से देखते हैं।
तो जो हमारी सेल होती है उसको हम लोग यहाँ पे दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो हमारी सेल की आउटर कवरिंग होती है, और दूसरा हो गया हमारा सेल ऑर्गेनल्स यानी सेल के अंदर हमें जो भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक हमारा साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, जिसको हम लोगों ने अभी देखा था। तो इनको अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिटेल में अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और ये यहाँ पे एक थिन, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक बैरियर होता है जो हमारे सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जिनको हम लोगों ने देखा था, उसको जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करने का काम करता है, यानी सेपरेट करने का काम करता है। अब देखो, इसको आप लोग कुछ इस तरह समझ सकते हो कि जैसे हमारी सेल है, ठीक है, तो सेल का हमारा क्या होता है, ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है, यानी हमारी सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, तो हमारी सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक हम लोगों ने देखा था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, और जो भी हैं, ठीक है, तो इनको यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, यानी कि सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे यहाँ पे इसको सेपरेट करता है। देखो यहाँ पे इससे सेपरेट हो रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक्सटर्नल अलग हो गया, इंटरनल यहाँ पे अलग हो गए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट करने का काम किया। अब देखो, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ये अपने अंदर से सिर्फ कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है पास होने के लिए। यानी इसको आप लोग इस तरह समझ सकते हो कि जो हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी इसके अंदर सारे सब्सटेंस नहीं अंदर आ सकते हैं, जिनको ये चाहेगी उनको अलाउ करेगी, और जिनको नहीं चाहेगी उनको यहाँ पे अपने अंदर या फिर बाहर जाने को नहीं अलाउ करेगी। तो यहाँ पे अलाउ किसको करती है, जो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, और जो हमारी गैसेज होती हैं, लाइक हमारा O2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है, तो इनको तो यहाँ पे अलाउ कर देती है, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स या फिर सब्सटेंस हो गए, लाइक हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑयल हो गया, फैट हो गया, तो इन सबको यहाँ पे अलाउ नहीं करती है, ठीक है। तो इनका भी मूवमेंट हालांकि हो जाता है, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ चैनल्स होते हैं जो यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो खैर वो अलग टॉपिक है, उसको हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है, जिसमें हमारा प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिपिड होता है, और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में होता है, यानी कि सिर्फ 1 से 2% पार्ट ही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। और यहाँ पे लिपिड्स में भी जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है, वो यहाँ पे 75% पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो देखो, जो हमारा मेन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो उसकी जो एक्सटर्नल लेयर होती है वो यहाँ पे बेसिकली फॉस्फोलिपिड से ही मिलके बनी होती है, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अब हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, तो इसमें बेसिकली यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, पहला होता है हमारा हेड पार्ट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा टेल पार्ट। तो इसमें जो हमारा हेड पार्ट होता है ये यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, ठीक है, और जो हमारा टेल पार्ट होता है ये हमारा 2 फैटी एसिड्स की चेन से मिलकर बना होता है। और इसी में जो हमारा हेड पार्ट है, ठीक है, तो ये यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो टेल पार्ट है ये यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, या फिर इसको आप लोग जो है लाइपोफिलिक नेचर का भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक क्या होते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, और फिलिक मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब यहाँ पे होता है लवर, यानी कि हाइड्रोफिलिक का मतलब है कि ये यहाँ पे वाटर लविंग होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे वाटर में बहुत ही आराम से डिजॉल्व हो सकते हैं। और यहाँ पे जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक, तो फोबिक का मतलब क्या होता है, फोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, डर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वाटर हेटिंग नेचर के होते हैं, यानी कि ये यहाँ पे वाटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, और वाटर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं कि इनके आसपास भी दिखे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होती है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, तो इसी से हम लोग जो है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो बाई लेयर हमें यहाँ पे कैसे देखने को मिलती है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर जो है फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे बना के देख लेते हैं, बाकी अभी फिगर बना हुआ है, और यहाँ पे जो है नीचे भी हमें फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग कुछ इस तरह बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। और ये देखो, हमें यहाँ पे ऊपर भी फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है, नीचे भी फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, बाई लेयर, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स।
तो आई होप कि यार आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। और जैसा हम लोगों ने देखा था कि हेड यहाँ पे क्या होता है फॉस्फोलिपिड का, हाइड्रोफिलिक, और टेल यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोफोबिक या फिर लाइपोफिलिक। अच्छा, लाइपो का मतलब क्या होता है ऑयल, ठीक है। तो देखो जो हमारा यहाँ पे टेल है वो वाटर को तो हेट करता है लेकिन ऑयल को यहाँ पे लव करता है, यानी कि अगर कोई ऑयली सब्सटेंस है तो उसको यहाँ पे अपने अंदर जो है ये अलाउ कर देता है कि उसके अंदर यहाँ पे मूवमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ऊपर भी आप लोगों को फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहे हैं, नीचे भी आप लोगों को फॉस्फोलिपिड देखने को मिल रहे हैं। अब देखो बीच बीच में यहाँ पे क्या है तो इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक पार्ट है, ठीक है, ये होता है प्रोटीन, ठीक है। और ये जो आप लोग को बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है हमारा मेम्ब्रेन चैनल। तो यार यहाँ पे मेम्ब्रेन चैनल का क्या काम होता है उसको हम लोग यहाँ पे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं तो देखो अभी आप लोग बस थोड़ा शॉर्ट में ये समझ लो कि जो प्रोटीन्स आप लोग को ऊपर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो ऊपर फंसे हुए हैं, इसको यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और जो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फंसे हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब देखो अभी आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखेंगे कि यहाँ पे प्रोटीन्स का क्या काम होता है और मेम्ब्रेन चैनल्स यहाँ पे क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे क्या क्या काम करती है। तो सबसे पहले वो करती है प्रोटेक्शन ऑफ सेल। तो यार बहुत ही सिंपल है, ये हमारी सेल की सबसे ऊपरी लेयर होती है, तो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम यही तो करेगी। और उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पे एक बैरियर की तरह भी काम करती है, जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। तो इसको हम लोगों ने जैसा देखा था तो आप लोग समझ गए होंगे। और उसके बाद बात करें तो ये यहाँ पे जो है सेल को एक स्पेसिफिक शेप देने का काम भी करती है। तो यार आप लोग को पता है कि ये सबसे ऊपरी लेयर है, तो जैसा इसका शेप होगा वही हमारे सेल का शेप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या करती है रेगुलेट एंड कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो यार यहाँ पे सेल में अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जो भी सब्सटेंस का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का काम भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। और उसके बाद बात करें तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि ये यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सेल को हार्म कर सकते हैं, उसको यहाँ पे प्रिवेंट करती है, उनके मूवमेंट को यहाँ पे नहीं होने देती है। यानी बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है, जो अगर सेल के अंदर पहुंच गए तो सेल को हार्म कर सकते हैं, तो उनके मूवमेंट को यहाँ पे ये प्रिवेंट कर देता है, यानी होने ही नहीं देता है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो देखो यार जो हमारा सेल होता है उसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहां से लेके और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वहां तक का जो पूरा एरिया होता है वो हमारा साइटोप्लाज्म से कवर होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली हमारा होता क्या है, ये हमारा एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस से लेके और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक प्रेजेंट होता है। यानी सिंपली बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो ये हमारा क्या है न्यूक्लियस है, ठीक है, और ऊपर की लेयर हमारी क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये पूरा एरिया है, ठीक है, ये पूरा जो सेल है जिसमें यहाँ पे सारे अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारी बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। यानी साइटोप्लाज्म हमारा पूरा सेल को कवर किया होता है, ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली ये हमारा जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे साइटोप्लाज्म की, तो इसका भी जो यहाँ पे फ्लूइड पोर्शन होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे साइटोसोल के नाम से भी जान सकते हैं। और ये हमारा जो है कंटेन करता है 75 to 90% वाटर। यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा लिक्विड होता है, यानी कि जो हमारा साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन होता है वो हमारा 75 से 90% जो है वाटर होता है। और उसके बाद जो बाकी 10% होता है उसमें हमारे आयंस आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड डिफरेंट इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे राइबोसोम के बारे में, तो जो हमारा सेल होता है, ठीक है, तो उस पूरे सेल में यहाँ पे जो है ग्रेन्यूल्स फॉर्म में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बिंदी बिंदी के टाइप में यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा पहले भी, ठीक है, या फिर बुक में आप लोग जाके देखोगे तो ये चीज़ आप लोगों को देखेगा। तो ये जो होते हैं ना, ये जो ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, बिंदी वाले, तो इन्हीं को हम लोग यहाँ पे राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम यहाँ पे क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। यानी सिंपली आप लोग कह सकते हो कि ये हमारे प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं बॉडी के अंदर, और इसीलिए इनको जो है प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं हम लोग।
और ये यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा फ्री राइबोसोम, यानी कि जैसा हम लोगों ने अभी देखा था कि जो हमारे पूरे सेल में यहाँ पे फ्रीली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी जो प्रेजेंट फ्रीली इन साइटोसोल। और दूसरा होता है हमारा मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो देखो ये यहाँ पे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है अटैच्ड होते हैं। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अच्छे से देख लेते हैं। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये यहाँ पे मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क होता है, ठीक है, जो यहाँ पे न्यूक्लियस से अटैच होता है। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसी से यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होता है और हमारे सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो देखो इसको आप लोग ऐसे समझो कि हमारी सेल के अंदर, ठीक है, जो भी चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर बनती हैं। तो न्यूक्लियस से जुड़ा कौन हुआ है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो इसको आप लोग थोड़ा यहाँ पे अच्छे से देखो। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग देख रहे हो कि न्यूक्लियस से अटैच्ड है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारी जो भी चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू हमारे पूरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना, यानी कि सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं, यानी जो भी रिक्वायरमेंट होती है सेल के अदर ऑर्गेनल्स को, उसको यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है पहुंचाने का काम करता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो स्मूथ और रफ, जैसा कि हम लोगों ने अभी राइबोसोम में देखा था कि जो हमारा दूसरा राइबोसोम था वो क्या था, मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम। तो वो यहाँ पे क्या था कि अटैच था किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो देखो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें यहाँ पे राइबोसोम जुड़ा हुआ होता है वो होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसमें यहाँ पे राइबोसोम नहीं जुड़े हुए होते हैं वो होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और राइबोसोम में भी जो हम लोगों ने दूसरा टाइप देखा था वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो जो स्टार्टिंग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो यहाँ पे न्यूक्लियस से अटैच होता है वो यहाँ पे रफ होता है, ठीक है, और वही आगे जाके यहाँ पे स्मूथ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो स्मूथ और रफ में बहुत ही सिंपल बात है कि रफ वाले में क्या होगा, यहाँ पे आप लोग को राइबोसोम जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। ये जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आप लोग को दिख रहे हैं ये हमारे राइबोसोम है। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जुड़े हुए होते हैं वो हमारा रफ हो जाता है, और जिसमें नहीं होता है वो हमारा स्मूथ हो जाता है। अब देखो आप लोग ऐसे देख के पता लगा सकते हो ना, ये थोड़ा सा रफ रफ दिख रहा है तो इसीलिए इसको रफ नाम दे दिया गया है। और यहाँ पे हमारा ये बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, इसीलिए यहाँ पे इसको जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम दे दिया गया है। अब देखो यहाँ पे इनके फंक्शंस भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, राइबोसोम। और राइबोसोम हम लोगों ने अभी देखा था क्या काम करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस का। तो अगर हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ गया है तो यहाँ पे जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस करने लग जाता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि उसके साथ हमारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। और जो हमारा स्मूथ होता है वो यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता है, वो यहाँ पे क्या करता है, जो हमारा फैट एंड ऑयल होते हैं उनकी सिंथेसिस का यहाँ पे काम करता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे गोल्गी एपरेटस की, तो इसी को हम लोग जो है गोल्गी बॉडी या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस के नियर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस के पास ही में ये प्रेजेंट होता है। और बात करें तो ये यहाँ पे 4 to 6 फ्लैटेंड सैक्स को कंसिस्ट करता है जो कि यहाँ पे सिस्टर्नी कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो, सैक्स यहाँ पे क्या होता है, सैक्स यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हो, ये यहाँ पे कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आप लोग को, और ये यहाँ पे क्या है, एक के ऊपर एक जो है प्लेस है। तो यही यहाँ पे जो है इसी को हम लोग जो है सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा गोल्गी एपरेटस है उसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसके साथ हमारा क्या अटैच था, राइबोसोम। तो वो यहाँ पे क्या करने लगा था, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो जो प्रोटीन यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे गोल्गी एपरेटस में ट्रांसफर होने लगते हैं। यानी कि आप लोग देख रहे हो कि प्रोटीन मूव फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी एपरेटस। और गोल्गी एपरेटस में जाने के बाद क्या होता है कि देखो गोल्गी एपरेटस प्रोटीन को स्टोर भी करता है और उनको मॉडिफाई भी करता है। मॉडिफाई मतलब जो है प्रोटीन को और अच्छा बना देता है, और उसके बाद उनको जो है पूरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है। यानी सिंपली बात करें तो देखो आपको पता है कि सेल हमारे बहुत सारे फंक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वहाँ जो है प्रोटीन को पहुँचाने का काम भी हमारी गोल्गी बॉडी करती है सेल के अंदर, ठीक है। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। यानी कि देखो हमारी सेल के अंदर जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सेल के अंदर यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कई सारे सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है।
तो यहाँ पे सेल के अंदर जितने भी सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे सेल को वो सारे फंक्शंस करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। यानी इसको आप लोग यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि सेल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे चार्जर का काम करता है। अब देखो यहाँ पे एनर्जी मिलती कैसे है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यहाँ पे क्या करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का काम करता है। अब देखो यार, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं वरना काफ़ी डीप में हो जाएगा, तो अभी आप लोग बस ऐसे समझ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और जब ये लोग यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और यही एनर्जी को जो है यूज करके हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एटीपी को यूटिलाइज और यूज करके हमारा जो सेल होता है वो यहाँ पे परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी वेरियस एक्टिविटीज यहाँ पे सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती है तो वो यहाँ पे एटीपी को यूज करके किया जाता है, ठीक है। और एटीपी हमारा कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब देखो इसके अंदर बेसिकली दो मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है, जिसमें पहला होता है हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ होती है और दूसरा होता है हमारा इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होती है। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इसके अंदर हमारी दो मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है। पहली है हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो यहाँ पे ऊपरी लेयर है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा अंदर का ये वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हो कैसे यहाँ पे फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है। और अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे लाइजोसोम्स के बारे में। देखो यार, ये यहाँ पे सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल होता है। आप लोग इसको जो है सेल के अंदर का एटम बॉम्ब भी बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर यहाँ पे ये थोड़ा सा भी गिर जाते हैं ना तो यहाँ पे आप समझ लो सब कुछ जला के खत्म कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ये यहाँ पे करता क्या है, ये यहाँ पे बेसिकली सेल की क्लीनिंग का काम करता है। अब इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा ये सेल है, ठीक है, और इसके अंदर आप लोग को पता है कि कई सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोगों ने एक एक करके यहाँ पे देखा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी सेल के अंदर जो है कुछ ऑर्गेनल्स यहाँ पे बेकार हो जाते हैं, यानी अपना काम करना बंद कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे उनकी जो लाइफ ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाती है। तो अब अगर ये यहाँ पे सेल के अंदर प्रेजेंट रहे, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी सेल को डैमेज कर सकते हैं या फिर पूरी की पूरी सेल को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लाइजोसोम्स होता है वो यहाँ पे क्या करता है कि वो इनको डाइजेस्ट कर लेता है। डाइजेस्ट मतलब क्या होता है कि अपने अंदर जो है इनको पचा लेता है, ठीक है, और यहाँ पे सेल की साफ सफाई को मेंटेन रखता है। अच्छा देखो, इनको यहाँ पे सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहते हैं। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको जो है हम लोग सेल के अंदर का एटम बॉम्ब भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, अब देखो मान लो कि चलो ठीक है, एक ऑर्गेनल ने काम करना बंद किया तो लाइजोसोम ने क्या किया, उसको डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सेल के अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनल्स ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि पूरी की पूरी सेल ही हमारी काम करना बंद कर दिया, फिर खराब हो गई। तो अब एक बात बताओ कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई सेल है, ठीक है, और वो यहाँ पे खराब हो चुकी है और काम करना बंद कर दी है, तो अगर यहाँ पे वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रही तो यहाँ पे वो हमारी बॉडी के अदर सेल्स को भी तो डैमेज कर देगी, उनको भी खराब कर देगी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि हमारी जो सेल है उसके अंदर के सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं या फिर हमारी पूरी की पूरी सेल खराब हो जाती है, तो ये जो हमारा लाइजोसोम जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये क्या करता है, ये यहाँ पे बर्स्ट हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पे फट जाता है बम की तरह, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आप लोग को पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरी सेल में फैल जाते हैं और उसको पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि पूरी पूरी सेल को खत्म कर देते हैं जो हमारी ऑलरेडी बेकार हो चुकी है। फाइनली अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में, जो हमारे सेल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, स्फेरिकल या फिर ओवल शेप में होता है, ठीक है, और ये हमारी सेल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यानी सेल के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनमें सबसे बड़ा साइज यहाँ पे न्यूक्लियस का होता है। अब देखो न्यूक्लियस यहाँ पे क्या करता है कि जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि सेल के अंदर हमारी कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो उन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल करने का काम करता है यहाँ पे न्यूक्लियस। देखो जैसे हमारी बॉडी है तो उसको यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है, हमारा दिमाग करता है। तो उसी तरीके से जो हमारा सेल है उसके अंदर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी इसको सेल का दिमाग भी कहा जाता है। अब देखो जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो इनको भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप की। तो जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो हमारी लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे हमारी सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी तरीके से जो हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लेयर होती है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप के नाम से जानते हैं। देखो, इन्वेलप मतलब क्या होता है, लिफाफा। और लिफाफा क्या करता है, लिफाफा यहाँ पे कवर करने का काम करता है ना। तो उसी तरीके से जो हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इसको यहाँ पे कवर करके रखती है, ठीक है, यानी कवर करने का काम करती है। अब जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पे न्यूक्लियस को जो है साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि देखो, ये हमारा होता है सेल, और इसके अंदर जो हमारा सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस से लेके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे न्यूक्लियस को जो है, न्यूक्लियस के अंदर के जो पूरे पार्ट है तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, यही लेयर तो कर रही है, और यही हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसका पहला फंक्शन ये है। और बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है तो उसके बीच बीच में हमें कुछ स्पेस देखने को मिलता है। लाइक आप लोग यहाँ पे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख सकते हो, तो इसमें क्या है कि देखो, हमें कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है ना। तो ये जो स्पेस है ये यहाँ पे क्या करता है, ये यहाँ पे बेसिकली मटेरियल का ट्रांसफर अलाउ करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो, साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारी सेल में प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म के बीच में जो हमारा मूवमेंट है, अगर मान लो कोई मटेरियल का अंदर से बाहर जाना है या फिर बाहर से अंदर आना है, तो वो यहाँ पे जो है इन पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है, यानी इसके थ्रू हमारे कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, तो ये हमारा एक लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियर इन्वेलप से कवर्ड होता है, यानी कि इसको जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कवर किया होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो इसके अंदर जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जैसे हमारी सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वैसे ही हमारी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये हमारा क्या क्या कंटेन करता है, ये हमारा न्यूक्लियोलस कंटेन करता है और क्रोमैटिन फाइबर्स। तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये हमारे न्यूक्लियस का सेंटर होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स और मटेरियल्स क्या होते हैं, ये हमारे कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा आप लोग देख सकते हो कि ये यहाँ पे थोड़ा फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो हमारी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, जो हमारा ये न्यूक्लियोलस है ये यहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम हमारे क्या कर रहे थे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पे न्यूक्लियोलस के थ्रू होता है, ठीक है। और जो हमारे ये क्रोमैटिन फाइबर्स आप लोग को दिख रहे हैं, ये हमारे बेसिकली सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो, सेंट्रोसोम का फॉर्मेशन बेसिकली हमारी सेल डिवीजन के टाइम पे होता है, तो इसको हम लोग जो है अपनी सेल डिवीजन वाले टॉपिक में अच्छे से कवर करेंगे। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। I know you told your friend you're not okay. Tell me what's wrong.